बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो भजन संध्या कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करने वाले हैं। गायक हंसराज रघुवंशी भजन संध्या में शामिल होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए हैं। भजन संध्या कार्यक्रम में शिरकत आज सीएम धामी करने वाले हैं। तो गायक हंसराज रघुवंशी भी भजन संध्या में शामिल होंगे, बड़ी खबर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं, हरिद्वार वो पहुंच गए हैं। आज खास कार्यक्रम भजन संध्या का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं गायक हंसराज रघुवंशी भी इस भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगे। आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली सभी संगठन का यहाँ पर हमने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। आने वाले सभी संगठन यहाँ हम स्वागत करते हैं उनका, उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके से यहाँ से देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कावड़ लेने आते हैं, नियम जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कावड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी न हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद करेगी। पूरे स्मूथ तरीके से पूरा मेला चल रहा है, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं है, इसको लेकर क्या करेंगे? मैं सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारे हमारे उच्च संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, हमारे यहाँ गंगा सभा जैसे अनेक संगठन इसमें अपना योगदान देते हैं, कुछ संगठन भी अपना योगदान देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। कावड़ी पर पुष्प वर्षा भी करवाई गई है, पुष्प वर्षा। हाँ, वो तो हमारा देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे लिए बहुत उत्सव होता है और हम उनका दिल खोल के स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, चरण वंदन करें, उनका माल्यार्पण करें, हर प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए हम खुद उनका स्वागत करके ऐसा लगता है कि उनका अभिनंदन नहीं, स्वयं का अभिनंदन करें। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 26 और 27 तारीख को बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत नुकसान हुआ है और भूस्खलन की वजह से बहुत सारे घर मलबे में दब गए हैं। यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुए हैं। पुल, रास्ते, घर, खेतों को नुकसान पहुंचा है। सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार करेगी। जिन लोगों का विस्थापन होना है, जरूरी जगहों पर उनका वहां विस्थापन भी किया जाएगा। 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि को बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। काफ़ी नुकसान हुआ है और भूस्खलन होने से कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है। 2 लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है और पुल हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है जल्दी चूँकि लोगों को घरों पर पहुंचाना है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इस विद्यालय में 2-3 गांवों के लोग अभी राहत कैंपों में हैं, वो उनके घरों में वापस जाएं। उसके लिए हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था है प्रशासन करेगा। सुरक्षात्मक दीवार जो लगानी है, जो जहाँ से भूस्खलन होता है, वो उसके लिए सारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाएगी। सुरक्षात्मक दीवार और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है, उनका जहां भी जरूरी है वहां पर विस्थापन किया जाएगा, उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो। और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जब तक नहीं जा रहे हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन को करने को कहा है। निर्देश भी दिए और हवाई दौरा भी किया। हाँ, मैंने पूरा उस क्षेत्र में देखा है, जो भी आपदा आई है, जहाँ नुकसान हुआ है, पूरी तरह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का, सड़कों का, पूरी तरह से काफ़ी बड़ी आपदा आई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी फिर से जनजीवन सामान्य।
उधर मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मानसून की बारिश से उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन के कारण 131 मार्ग बंद है। पिथौरागढ़ और चमोली जिले में बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये जिले हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले में 2 बॉर्डर रोड और 21 ग्रामीण मार्ग बंद हैं, जबकि चमोली में 23 ग्रामीण मार्ग बंद पड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है और साथ ही साथ उनसे अपील भी की है। रिपोर्ट देखिए। मुसीबत मूसलाधार, बाढ़ बारिश से हाहाकार, खिसक रहे पहाड़, टूट रहे मकान। देवभूमि में पानी का प्रचंड रूप। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कभी कहीं तेज बारिश तो कहीं बाढ़ मुसीबत बन गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार भारी बारिश होने के चलते सभी नदी नाले उफान पर है। बढ़ते जलस्तर से कई जगह लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की गई और नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए तेज बारिश जारी किया। सोमवार को देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 120 सड़कें बंद, चमोली में 28 मार्ग बंद, पिथौरागढ़ में 26 मार्ग बंद, देहरादून में 25 मार्ग बंद, उत्तरकाशी में 6 मार्ग बंद, उधम सिंह नगर में 2 मार्ग बंद, नैनीताल जिले में 4 मार्ग बंद हो गए, बागेश्वर में 6 मार्ग बंद, चंपावत में भी 2 मार्ग बंद हुए, पौड़ी गढ़वाल में 3 मार्ग बंद, टिहरी में 12 मार्ग बंद हुए हैं, जबकि भूड के आगे 7 मार्ग बंद हुए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर उत्तराखंड में 130 मार्ग ऐसे जो कि बंद हो गए हैं। इनमें बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मार्ग तक है। सबसे ज्यादा मार्ग चमोली जिले में बंद है। यहाँ पर 28 ग्रामीण मार्ग बंद है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नैनीताल में 4, बागेश्वर में 6, चंपावत में 2, पौड़ी गढ़वाल में 3, टिहरी में 12 और रुद्रप्रयाग जिले में 7 ग्रामीण मोटर मार्ग प्रभावित। भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हालात खराब। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन जरूर सक्रिय हो रहे हैं, जिस वजह से आए दिन पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों से भारी पत्थर गिरने की वजह से लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। बहरहाल उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बारिश से अब राहत नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील जरूर की, ताकि आसमान से बरसने वाली तबाही से किसी की जिंदगी न चली जाए। उधर उत्तराखंड राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान के कैंप कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्षभान सिंह के नेतृत्व में पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। इस मौके पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत किए जाने पर भी चर्चा हुई। बैठक आज 2 जिलों की है, काशीपुर और उधम सिंह नगर।
तो यहाँ के सब पदाधिकारी आए थे, जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं और सब हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी भी साथ हैं, प्रदेश सचिव संगठन के भी, हमारे महासचिव संगठन के भी हमारे हैं मनोज शर्मा जी, और हमारे यादव जी भी हैं जो कुमाऊं मंडल के महासचिव हैं। तो सभी पदाधिकारी यहाँ आए, मौजूद हुए, और आज यहाँ पर जो आर्मी के कुछ पूर्व अधिकारी और पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारी आरएलडी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का पूरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। और मीटिंग हमारी हुई थी, अब बहुत जल्दी पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। उस संबंध में भी हम लोगों की मीटिंग थी कि कौन लड़ना चाहते हैं, कौन नहीं लड़ना चाहते। उस संबंध में सब पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने जो लड़ने वाले इच्छुक हैं वो अपना अपना रिज्यूम हर जिले के जिलाध्यक्ष को सौंप दें। और पार्टी संगठन पर भी इसमें काफ़ी चर्चा हुई है। हम लोग बहुत तेजी से पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सभ्य लोग, सम्मानित लोग और अन्य पार्टियां छोड़कर लोग आ रहे हैं, आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है और नगर निकाय के चुनाव में हम यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो बरसात के समय मच्छरों की तादाद तेजी से बढ़ जाती है और कई बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। हालांकि मच्छरों के साथ ही वन्य जीवों की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा शरण ने वन्य जीव की घटनाओं को लेकर खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत के आसपास सार्वजनिक स्थानों में उग रही झाड़ियों के कटान के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान झाड़ियों में वन्य जीव के छिपने की जगह बन जाती है। साथ ही ग्रामीणों से रात के समय अकेले न निकलने और रात में रोशनी के साथ समूह में बाहर निकलने की अपील भी की है। इस संबंध में पूर्व में भी हमने संबंधित जो ग्राम प्रधान होते हैं और जो विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको सूचित किया गया है कि वर्षा काल में जो झाड़ियां घरों के आसपास हैं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसके कारण ये वन्य जीवों के छुपने की जगह बनती है। तो इसके लिए हमने अभी ब्लॉक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सल्ट और खंड विकास अधिकारी भिकिया सेन को पत्र भी लिखा है कि वो समस्त अपने ग्राम प्रधानों और विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर मनरेगा या अन्य किसी मद से गांव में सार्वजनिक स्थानों पे, चलने के रास्तों पे झाड़ियाँ कटान कराएं और साथ ही साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, जिससे कि वन्य जीवों को ग्रामीण आबादी के आसपास छुपने की जगह ना मिले। इस सब तो कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। करोड़ों की संख्या में हर साल कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश में जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस बीच कई बार भीषण स्थिति भी देखने को मिलती है, जब कांवड़िए गंगा की तेज धारा में नहाते वक्त डूबने लगते हैं। ऐसे में उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की कई टीमें गंगा घाटों पर पहले से ही मुस्तैदी के साथ तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ ने अब तक कांवड़ यात्रा के दौरान 5 दिनों में कुल 40 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया है और उन्हें डूबने से बचाया है। हरिद्वार में 4 टीमें नियुक्त की गई हैं, जिनमें कुल 24 डीप डाइवर्स जवान नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश क्षेत्र में 2 टीमें तैनात की गई है, जिनमें से एक टीम ढालवाला में रिजर्व रखी गई है। तो अब तक 40 लोगों का एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर चुकी है। हरिद्वार में नियुक्त की गई है एसडीआरएफ की 4 टीमें, जो लगातार गंगा घाटों पर लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तैनात हैं। और अब तक अगर बात की जाए 40 लोगों का रेस्क्यू ये टीमें कर चुकी हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं डूबते हुए लोगों को किस तरह ये एसडीआरएफ की टीमें सुरक्षित बचा रही हैं। गंगा घाटों पर इनकी नियुक्ति की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके। तो आम जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में हर सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है। जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जनता दरबार में 115 से ज़्यादा शिकायतें आई, जिनमें ज़मीन से जुड़े मामले और मानसून सीजन में जल भराव की समस्याओं के मामले हैं। तो जिलाधिकारी ने कहा कि ज़्यादातर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ ऐसी शिकायतें रही जिनमें तकनीकी पहलुओं के आधार पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
करीबन 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीजन है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनकी तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको तत्काल निस्तारित करें। उधर दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें से 1 दर्जन कोचिंग सेंटर में निर्मित भवन के संबंध में कोई भी मानचित्र या अन्य अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसको लेकर कोचिंग सेंटर प्रबंधकों को नोटिस भी जारी किया गया है। देखिए, अभी जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। Which the public money with which we are building assets, meaning government's own expenditure to build assets, to build capital expenses, are the ones, capital expenditure is the one which has actually enabled us to come out of COVID, whilst many other countries in the world are doing very many different things. But yet this one tested formula of depending on the multiplier which comes out of spending on public expenditure, spending on capital expenditure through public money has actually yielded us such results that post-COVID consistently we've maintained high growth rate and we are the fastest growing in the world as a result of this very clear government's approach. And in that total expenditure of 48.21 lakh, 11.11 lakh go for capital expenditure. Sir, budgeted capital expenditure is now almost 3.3 times the capital expenditure which was there in 2019-20, that is prior to COVID, sir. If you actually calculate the effective capital expenditure, that is the sum which is referred to when the budgeted capital outlay and the grants and aid for creation of capital assets which is given to the states, grants and aid go to the state's capital account, but it remains in the revenue account for us. But because it also creates capital in the state's name, if we were to calculate the effective capital expenditure, it is pegged at 15.02 lakh or above 18% over the RE of 23-24. लोकसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां कल लोकसभा में राहुल गांधी ने बजट को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कई सवाल बजट को लेकर खड़े किए थे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन तमाम सवालों के जवाब भी यहां पर देती हुई नजर आ रही थी और साथ ही साथ अपनी बात भी रख रही। I get into talking about the allocations because I think a lot of members have said probably the allocations in the social sector has come down. I want to, by giving the data, I want to showcase to the ministers, to the honorable members, that the expenditure on the contrary has gone up in each one of them, and I'll show by how many. So agriculture and allied sector in 2013 and 14 had just 30 lakh crores, meaning 0.30 lakh crores, whereas now it is 1.52 lakh crores. It is even 8,000 crores more than the last year, which is 23-24. So even over last year, we have made an increase and not brought a reduction in them. So education and employment and skilling is the next one, sir, in which 0.85 lakh crore is what
was allotted for education, employment and skilling in 2013-14, whereas today it is 1.48 lakh crores, which is 23% more allocation even over the last year, 28,000 crores more than last year, which is 23% more allocation compared to even last year. In 10 years, 0.85 lakh crore to 1.48 lakh crores. Women and girls, 0.96 lakh crore in 13-14, it is 3.27 lakh crores, 41% more allocation or 96,000 crores more than the last year. Rural development, including infrastructure, sir, 0.87 lakh crore, and this year, that is 2013 and 14, whereas this year it is 2.66 lakh crores, which is 11.7% more allocation over the last year, 28,000 crores more than the last year. Urban development was only 0.12 lakh crores in 2013-14, whereas it is close to a lakh crore now, 7,000 crores more than last year. Health and social welfare, sir, 0.72 lakh crores in 2013-14, it is now 1.46 lakh crores. तो लोकसभा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए अपनी बात रखती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि बजट में विकसित भारत का जो एक तस्वीर है वो यहाँ पर नजर आती है और बजट को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों का भला यहाँ पर हो, और ये बजट जो है वो आम जनमानस का बजट है।